नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय मुझे हमेशा से ही बहुत दिलचस्प लगा है क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीज़ें महसूस करता हूं जिन्हें अब जानते हैं शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, वो भावनाएं जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर भाषा, मनोविज्ञान और कला से जुड़े कई बेहतरीन लेख हैं। और देखिए, आज हम सिर्फ अनोखे शब्दों की एक लिस्ट नहीं बनाने वाले। अच्छा, हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी भावनाएं मतलब वो बनती कैसे हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है एक तरह से? आज का मिशन है उस खाली जगह को खोजना जो हमारे एहसास और हमारी जुबान के बीच होती है। जब हम कुछ महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो उस एहसास का क्या होता है? और जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम डिजाइन, कला और दूसरे प्रतीकों से कैसे बात करते हैं? बहुत दिलचस्प। चलिए कुछ ऐसे ही शब्दों से शुरू करते हैं जो दूसरी भाषाओं में तो हैं पर हमारे पास नहीं। मेरे जहन में सबसे पहले फिलिपिनो भाषा का एक शब्द आता है, गिगिल। हाँ, गिगिल। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? बिल्कुल। किसी बहुत प्यारी चीज, जैसे किसी छोटे बच्चे या पपी को देखकर हाँ, उसे जोर से दबाने या चिकोटी काटने की जो एक जबरदस्त इच्छा होती है, वो है गिगिल। सही कहा। हम कहते हैं ना, इतना प्यारा है कि खा जाऊं, पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये दिमाग का कोई शॉर्ट सर्किट है जहां प्यार और थोड़ी सी आक्रामकता मिक्स हो जाती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मनोवैज्ञानिक इसे डायमॉर्फिस एक्सप्रेशन कहते हैं। डायमॉर्फिस एक्सप्रेशन? हाँ, जब कोई भावना इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा दिमाग उसे संभाल नहीं पाता, तो वो एक उल्टी प्रतिक्रिया देता है। जैसे बहुत ज्यादा खुशी में आंसू आ जाना। गिगिल भी कुछ वैसा ही है, प्यार का एक ओवरफ्लो। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा, एक और है नॉर्वे से, फोरेलस्किट। फुल्लुस्कित, हाँ। ये किसी के प्यार में पड़ने का वो शुरुआती नशा है, जब दुनिया घूमती सी लगती है, हर चीज अच्छी लगती है। हाँ, वो जो पेट में तितलियां उड़ने वाली फीलिंग होती है। जी। फुल्लुस्कित उस पूरे अनुभव को बस एक शब्द में समेट लेता है। हमारे पास इसके लिए कोई एक शब्द है ही नहीं, हम इसे कई वाक्यों में समझाते हैं। और एक जो मेरे साथ तो बहुत होता है, फ्रेंच शब्द लेस्प्री दुलिस का लिए, मतलब सीढ़ियों की समझदारी। हाँ। यानी जब कोई बहस खत्म हो जाए और आप घर जा रहे हो, तब सीढ़ियों पर याद आता है, अरे मुझे वो वाला जवाब देना चाहिए था। एग्जैक्टली वो एकदम परफेक्ट जवाब जो हमेशा लेट आता है। ये तो कुछ मजेदार उदाहरण है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी संस्कृति की पूरी सोच को दिखाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये शब्द सिर्फ लेबल नहीं है, ये एक तरह की, क्या कहते हैं, इजाजत है, एक मानसिक औजार है। मानसिक औजार? हाँ, जैसे मैंडरिन में ग्वांगशी शब्द है। ग्वांगशी? ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एहसानों, उपहारों और भरोसे पर बना एक बहुत गहरा सामाजिक रिश्ता है। मतलब ये एक तरह का सामाजिक निवेश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सही कहा। या फिर अरबी का शब्द ताराधिन लीजिए। ताराधिन? इसका मतलब है एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो और किसी की बेइज्जती ना हो। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अरबी में कॉम्प्रोमाइज के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें हार या कुछ खोने का भाव हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर आपकी भाषा में विन विन समाधान के लिए एक स्वाभाविक शब्द है, तो शायद आपकी पूरी संस्कृति ही समस्या को सुलझाने के बारे में अलग तरह से सोचेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरा मानसिक मॉडल है। भाषा सिर्फ विचारों को बताती नहीं, वो विचारों को आकार भी देती है। हमारे पास जो शब्द होते हैं वे तय करते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे पहचानते हैं और उनमें फर्क कैसे करते हैं। ये शब्द तो सदियों से मौजूद है, लेकिन क्या आज भी हमारी भावनाएं हमारी भाषा से आगे निकल रही हैं, खासकर इस डिजिटल दुनिया में? हाँ, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। तकनीक नई भावनाएं पैदा कर रही है और हमारी भाषा उन्हें नाम देने में पीछे रह गई है। स्रोतों में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है वो वाली बेचैनी जो किसी को मैसेज भेजने के बाद उसके जवाब के इंतजार में होती है। मान लीजिए आपने कुछ भेजा और 30-40 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, और तुरंत दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं। हाँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो नाराज हैं या बस बिजी हैं? वो छोटा सा ठहराव एक खालीपन जैसा लगता है जिसे हमारा दिमाग तुरंत किसी बुरी आशंका से भर देता है। हाँ, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे तो ये हर रोज महसूस होता है। ये एक पूरी तरह से डिजिटल घबराहट है जिसके लिए कोई नाम नहीं है। और ये सिर्फ कोई अकादमिक बात नहीं है।
जब हमारे पास किसी भावना के लिए शब्द नहीं होता तो उसे समझना, उस पर काबू पाना या दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिजिटल भावनाएं हम एक तरह के भावनात्मक लिम्बो में छोड़ रही हैं, एक अनजानी सी बेचैनी में। एक और उदाहरण है, ट्विटर पर किसी @ को पढ़कर अचानक गुस्सा आ जाना। हाँ, ये वाला मजेदार था। स्रोत में एक किस्सा है कि कोई अजीब से कार्टून अवतार वाला अनजान आदमी आपको बर्फबारी में सुरक्षित रहने की सलाह दें और आपको गुस्सा आ जाए कि ये कौन है, इसे मेरी इतनी परवाह क्यों है, जरूर कोई सनकी होगा। बिल्कुल। ये तर्कहीन गुस्सा दिलचस्प है। ये शायद इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में हमारी व्यक्तिगत सीमाएं वो धुंधली हो गई हैं। एक अनजान इंसान की दोस्ती भी कभी-कभी घुसपैठ जैसी महसूस हो सकती है। और एक और है जो शायद बहुत से लोग महसूस करते होंगे, बिना किसी वजह के घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहना। एक टैब से दूसरे टैब पर जाना, ईमेल रिफ्रेश करना, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। इसे डिजिटल बेचैनी कह सकते हैं। आप जानकारी के स्रोतों को बार बार ताज़ा कर रहे हैं, जैसे कोई प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पता नहीं कि प्यास किस चीज़ की है। एक अजीब खालीपन। तो ये साफ है कि हमारे एहसास हमारी भाषा से आगे निकल चुके हैं। तो सवाल यह है कि अगर शब्द हमेशा काफ़ी नहीं होते तो हम अपनी जटिल भावनाओं को व्यक्त कैसे करते हैं? यहीं पर डिज़ाइन और प्रतीक काम आते हैं। हम अवचेतन रूप से आकृतियों और प्रतीकों की एक मौन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मौन भाषा? हाँ, ये एक पूरा विज्ञान है जिसे सेमियोटिक्स कहते हैं। सेमियोटिक्स, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, सेमियोटिक्स असल में प्रतीकों और संकेतों का अध्ययन है। ये इस बात को समझने की कला है कि कैसे एक साधारण गोल आकृति या एक त्रिकोण हमारे दिमाग में सुरक्षा या खतरे जैसी गहरी भावनाएं पैदा कर सकता है। बिना एक भी शब्द कहे? बिना एक भी शब्द कहे। हमारा दिमाग शब्दों को पढ़ने से पहले ही आकृतियों पर प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, जैसे लोगो डिजाइन में होता है, गोल आकृतियां, वृत्तीय अंडाकार, ये हमेशा दोस्ती और सुरक्षा का एहसास क्यों कराती हैं, जैसे ओलंपिक के छल्ले? क्योंकि उनके कोई नुकीले कोने नहीं होते हैं। हमारा दिमाग लाखों साल के विकास के दौरान ये सीख चुका है कि नुकीली चीजें जैसे दांत, कांटे, हथियार खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए गोल और नर्म आकृतियां हमें सहज रूप से सुरक्षित और स्वागत करने वाली लगती हैं। वे समुदाय और एकता का प्रतीक है। और इसके ठीक उलट कोणीय आकृतियां हैं, जैसे वर्ग और आयत, माइक्रोसॉफ्ट या नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो, ये स्थिरता और भरोसे का एहसास कराते हैं। बिल्कुल। सीधी रेखाएं और समकोण ये व्यवस्था, नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। इसीलिए बैंक, कानूनी फर्म और टेक्नोलॉजी कंपनियां अक्सर इन आकृतियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे भरोसेमंद और पेशेवर दिखें। हाँ, वे जमीन से जुड़ी हुई और स्थिर महसूस होती हैं। तो फिर त्रिकोण का क्या मतलब है? जैसे एडिडास का लोगो, वो तो बहुत गतिशील लगता है। त्रिकोण ऊर्जा, गति, शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। उनकी नोक एक दिशा दिखाती है, एक लक्ष्य की ओर इशारा करती है। ऊपर की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण विकास और सफलता का प्रतीक है, जबकि नीचे की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण स्थिरता का प्रतीक हो सकता है। वे दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। तो ये एक पूरी भाषा है जो हमारे चारों तरफ है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। ब्रांड्स तो इस मौन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति के तौर पे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? शायद कला के जरिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हमारे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते तो हम प्रतीकों का सहारा लेते हैं, और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण सेल्फ पोर्ट्रेट यानी आत्मचित्रों में मिलता है। जैसे फ्रीडा कहलो की पेंटिंग्स, वो सिर्फ अपनी तस्वीरें नहीं बना रही थी, वो अपनी पूरी कहानी कह रही थी। एकदम सही। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में कांटों का हार, बंदर और अपनी दोहरी विरासत जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया। कांटों का हार? कांटे उनके शारीरिक और भावनात्मक दर्द का प्रतीक थे, जबकि बंदर उनके लिए सुरक्षा और कोमलता का स्रोत थे। वो शब्दों के बिना अपनी पूरी आंतरिक दुनिया को कैनवस पर उतार रही थीं। और विंसेंट वैन गॉग का वो पट्टी वाले कान के साथ सेल्फ पोर्ट्रेट, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो उनके मानसिक संघर्ष का, उनके अंदर चल रही उथल-पुथल का एक जबरदस्त प्रतीक है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कला अक्सर उन भावनाओं को आवाज देती है जिन्हें हम दबा देते हैं। मनोविज्ञान में हम दो तरह की प्रक्रियाओं में फर्क करते हैं, दमन और शमन। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? रिप्रेशन और सप्रेशन, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। दमन एक अचेतन प्रक्रिया है।
मतलब ये अपने आप होता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमारा मन किसी बहुत दर्दनाक याद या भावना को हमारी चेतना से पूरी तरह बाहर ढकेल देता है ताकि हमें तकलीफ ना हो। जैसे बचपन का कोई हादसा पूरी तरह भूल जाना, लेकिन उसका असर किसी अनजाने डर या फोबिया के रूप में दिखाई देना। और शमन एक सचेत प्रयास है। यहाँ हम जानबूझकर किसी दुखद विचार या भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम जानते हैं कि हम कुछ टाल रहे हैं। हाँ, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ हो और वो कहे मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना है, मुझे काम करना है। वो जानता है कि वो दुखी है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देने का फैसला करता है। तो एक में हम भूल जाते हैं कि हम कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे में हम जानते हैं कि हम कुछ टाल रहे हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में भावना अनसुलझी रह जाती है। और यही असली समस्या है। चाहे दमित हों या शमित, बिना सुलझी भावनाएं गायब नहीं होती। वे चिंता, अवसाद या कभी-कभी शारीरिक लक्षणों के रूप में भी बाहर आ सकती हैं। शारीरिक लक्षण? हाँ, जिसे हम साइकोसोमैटिक लक्षण कहते हैं। साइकोसोमैटिक यानी मन का शरीर पर असर? बिल्कुल। जब भावनाएं विचारों के रूप में बाहर नहीं आ पाती, तो वे कभी-कभी बिना किसी मेडिकल कारण के सिर दर्द, पेट दर्द या दूसरी शारीरिक तकलीफों के रूप में प्रकट होती हैं। ये वही अचेतन बोझ है जिसे कला या, जैसा कि एक स्रोत में जिक्र है, उर्दू शायरी आवाज देने में मदद करती है। ये रचनात्मक माध्यम उन भावनाओं को सतह पर लाते हैं जिनके लिए हमारे पास सचेत शब्द नहीं होते। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो हमने एक दिलचस्प सफर तय किया है। हमने उन पुराने एहसासों से शुरुआत की जिनके लिए हमारी भाषाओं में शब्द नहीं है, फिर उन नई डिजिटल भावनाओं की बात की जिनके लिए अभी शब्द बने ही नहीं हैं, और अंत में हमने आकृतियों और कला की उस शक्तिशाली मौन भाषा को समझा जो शब्दों के परे संवाद करती है और उस खालीपन को भरती है जो हमारे एहसास और हमारी जुबान के बीच होता है। यह बिल्कुल साफ है कि हमारी भावनात्मक दुनिया हमारी शब्दावली से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जी हाँ। स्रोतों में ये बताया गया है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन उन प्रतीकों के बारे में क्या जिन्हें हम अनजाने में अपने जीवन में चुनते? इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाइए। हमने बात की कि आकृतियों का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। गोल चीजें सुरक्षित महसूस कराती हैं और त्रिकोण गतिशील। तो जरा सोचिए, क्या किसी व्यक्ति के आसपास की चीजों की आकृतियां, उनका फर्नीचर, उनकी दीवालों पर लगी कला, यहाँ तक कि उनकी कार का डिजाइन, अच्छा, क्या वो उनकी अपनी अनकही भावनात्मक स्थिति या आकांक्षाओं के बारे में कुछ बता सकती हैं? मतलब क्या कोई व्यक्ति जो तनाव में है वो अनजाने में अपने आसपास नरम गोल आकृतियों को चुनता है ताकि उसे आराम मिले? या कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति नुकीली कोणीय चीजों की ओर आकर्षित होता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि हमारी चीजें हमारे बारे में वो क्या कह रही हैं जो हम खुद नहीं कह पा रहे।